इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट वो मेरे सैमसंग का प्राइवेट फिर वो चला गया IIT के प्रोफेसर। अब वो गति शक्ति यूनिवर्सिटी का है वाइस चांसलर। तो वो कभी रैना चौधरी जी जैसे हो गया आगे स्टार्ट आओ कुछ नहीं है आवाज आ रही है हाँ रोलिंग। नमस्कार थार परिवार के पत्रकार साथियों। इस देश में बहुत मुद्दे हैं, विश्व में बहुत मुद्दे हैं, बहुत बातें भी है। वो तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण, बड़े लोगों की भी बात है। लोकतंत्र के अंदर जो सबसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं उनकी भी व्यक्तिगत बातें भी हैं। कल हमने हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थार में आए थे बीकानेर, जब उन्होंने नई बात करी कि उनके खून में सिंदूर बहता है। 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने टोक्यो में ये बात करी कि मेरे खून में पैसा बहता है, होशों में नसों में खून भी बहता है। इस तरह की और कई, ट्रंप जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति जी हैं वो कहते हैं कि भी ऑपरेशन सिंदूर को नजरअंदाज करो। अपन बैठे हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका और व्यापार की बात करें, ट्रेड की बात करें, इस तरह के हजारों लाखों और मुद्दे हैं इस देश और दुनिया के। पर थार के आम निवासी के सामने बहुत बड़ी विकराल समस्या और संकट आने वाला नहीं, वो आ चुका है। और इस संकट से अगर हम सब लोग एकजुट नहीं होंगे तो हम लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मेरा निवेदन है तमाम जनप्रतिनिधियों से, तमाम राजनीतिक दल के लोगों से, सामाजिक लोगों से, हर थार के नागरिक से, ये थार पुकार रहा है अपन लोग एकजुट होकर इस समस्या के संदर्भ में अपन पहले तो इसको जाने की समस्या है क्या, फिर मिल बैठकर अपन लोग तय करें कि समस्या का समाधान अपन सामूहिक तौर पर क्या कर सकते हैं। उस संदर्भ में अपन इस पर एकजुट होकर और कार्य करें। इसमें कोई राजनीतिक विचारधारा, मैं व्यक्तिगत तौर पर हर जनप्रतिनिधि, हर राजनीतिक दल को भी निवेदन करूंगा। मैं उनको चिट्ठी भी लिखूंगा, बात करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बात भी करूंगा। पावर सेंटर्स को भी बात करूंगा, संवैधानिक पदों पर बैठे उन लोगों से भी बात करूंगा कि सब लोगों को मिलकर, और जो ये समस्या आ चुकी है, जो मेरी समझ है वो समझ भी आपके माध्यम से मैं इन लोगों तथा के लोगों और विशेषकर जो जनप्रतिनिधि आगेवान लोग हैं उन तक पहुंचाने का आज मैं प्रयास करूंगा। ये समस्या है क्या? ये जो ट्रांसमिशन लाइन से, जो बिजली की लाइन है, ये बिजली की लाइन सिर्फ बिजली की उत्पादन में से जुड़ी हुई समस्या ही नहीं है। ये ट्रांसमिशन के माध्यम से हम लोगों का आने वाले समय के अंदर ये थार में प्रकृति का जीवन और इंसान का जीवन, मानव जीवन, दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। राजस्थान के अंदर 2030 तक 115 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। जो 115 गीगावाट का लक्ष्य रखा हुआ है वो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कहाँ? ये उत्पादन जैसलमेर और बाड़मेर इलाके के अंदर
कुछ करौली में भी है, कुछ बीकानेर में भी है। तो ये तमाम जो 115 गीगावाट का जो लक्ष्य है वो धार में ही है। धार के अलावा बाहर का कोई इलाका नहीं जिसमें ही है। अब जब उत्पादन हो रहा है, उत्पादन को ट्रांसमिशन, जो उत्पादित विद्युत है उसको आगे ले जाने के लिए, नेशनल ग्रिड में ले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन्स है। क्या उत्पादन चैरिटी के तौर पर हो रहा? नहीं। तमाम उत्पादन व्यवसायिक तौर के ऊपर हो रहा है। व्यवसायिक का मतलब कि जो भी उत्पादन कर रहा है वो आर्थिक धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहा है। फिर सवाल ये उठता है कि ये ट्रांसमिशन है, जो उत्पादन करने के बाद में जो बिजली उत्पादित की गई बिजली है, किसी भी सूत्र से जो लाइन, जो विद्युत लाइन है जिसको अपन हाई ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, उसको नेशनल ग्रिड तक पहुंचाने के लिए क्या वो फ्री में कर रहे हैं, चैरिटी में कर रहे हैं? उसका जवाब है नहीं। जितनी भी कंपनी, चाहे पावर ग्रिड, जिसको हम लोगों के यहाँ ये कह रहे हैं कि सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी नहीं है, ये पीएसयू प्रॉफिट अर्निंग कंपनी है, या कोई दूसरे स्टेरलाइट जैसी और दूसरी कंपनी है, वो तमाम जो लाइनें लगा रही है, वो लाइनें लगाने के बाद में उस लाइन के माध्यम से जो विद्युत लेकर जाएंगे, जो बिजली लेकर जाएंगे, उसके लिए पैसे लेंगे। ये बात भी हमको समझने की आवश्यकता है। पर आज वो क्या है? पहले भी अपन सब लोगों ने इसके संदर्भ में बात की, पॉलिसी बनी हुई, पॉलिसी पर्याप्त है। सबसे बड़ी बात हम लोगों के सामने ये है, इससे पहले भी यहाँ राष्ट्रीय हित के अंदर जो काम हुए, उसमें किसानों को, आप जहां बैठे हो उससे चंद किलोमीटर दूर JSW, वो विद्युत उत्पादन राष्ट्रीय हित के लिए बांग्लादेश में 21,000 रुपये प्रति बीघा का कंपनसेशन दिया गया। और उसी फील्ड के अंदर जब आप सब लोगों का सहयोग, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने करवाया, सभी का सहयोग रहा, उसमें पत्रकारों का भी सहयोग रहा, किसानों का भी रहा, प्रशासन का भी रहा, सरकार का भी रहा, मैं इसका श्रेय मैं नहीं ले। तो 3.5 लाख रुपए उन किसानों ने दिया। ऑयल फील्ड के अंदर हम लोग, ऑयल फील्ड में के अधिकार किसके पास है? ऑयल फील्ड का अधिकार ONGC के पास है। ये ONGC क्या? ONGC भी पब्लिक यूनिट है, PSU। उसके लिए भी जब यह जमीन अधिग्रहण की गई, क्या ये DLC के माध्यम से की गई? नहीं। अपन सब लोगों ने सामूहिक तौर पर प्रयास किया, वो उनको, जो किसान थे उनको हमने DLC से कई गुना पैसा उनको दिया। पर आज क्या हो रहा है? आज ये जो ट्रांसमिशन लाइन्स लग रही है, उस ट्रांसमिशन लाइन के क्या कानूनन तौर के ऊपर हम लोग यहाँ नीचे धरातल में जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वो सही है, गलत है? सबसे पहले सवाल ये। पहली बात तो ये क्या कानून है? ये सबको ये कहते हैं कि साहब ये कानून है, भारत सरकार का कानून है। हाँ, अब धार के लोग भी पढ़ लिख गए, धार के लोग IAS भी बन गई है, धार के लोग दूसरे क्षेत्रों के अंदर, तो हम लोगों को भी पता कानून क्या। जिस टेलीग्राफ एक्ट की ये बात करते हैं, उस टेलीग्राफ एक्ट को ईमानदार से लागू कर रहे हैं? नहीं। मैं सरकार और प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ, ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप उसको लागू कर दें, उसे होते रहे नहीं। ये टेलीग्राफ एक्ट है क्या? टेलीग्राफ एक्ट जिसके माध्यम से आप पुलिस को भेज रहे हो, जिसके माध्यम से आप प्रशासन को भेज रहे हो, मैं जिला प्रशासन और सरकार को कह रहा हूँ, क्या आप सही भेज रहे हो? नहीं भेज रहे। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये टेलीग्राफ एक्ट जो है, ये आप लोगों के सामने है, इसके अंदर प्रावधान, ये प्रावधान क्या? टेलीग्राफ एक्ट के अंदर प्रावधान है कि कंपनी अगर काश्तकार सहमत नहीं होता है या काश्तकार, उन दोनों में से किसी को इस लाइन के लिए और ट्रांसमिशन के जो पोल है उसके लिए अगर आपत्ति होगी, तो वो जिला कलेक्टर के पास अपील करता है। मैं तमाम जिला कलेक्टर से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी, आज तक जब मैंने ये बात पता करी, एक भी कंपनी ने जिला कलेक्टर के पास नहीं की। तो आप खुद कानून को अपने हाथों में ले लो। जब आप किसी प्रशासनिक अधिकारी को भेज रहे हो, पुलिस को भेज रहे हो, ये जो टेलीग्राफ एक्ट है, इसका वायलेशन जिसके
तो आप कहते हो कि ये टेलीग्राफ एक्ट के माध्यम से हम लोग करें, इसका वायलेशन आप खुद करें। एक जगह भी इस ट्रांसमिशन लाइन के संदर्भ में आप लोगों ने फैसला किया नहीं। जो थार के लोग हैं, थार के लोगों का जो कानूनन हक और अधिकार है उसको आप कुचल, ये कुचलने के पीछे इनका मंशा क्या है? आज आप पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानते हैं, ये हम लोगों के लिए कलंक की भी बात है कि वो व्यक्ति हमारे धार का ही है। तो व्यक्ति धार का होने से क्या, जो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए पोखरण के अंदर रंगे हाथ पैसे लेते हुए पकड़ा गया, उस अधिकारी को यहां जिला प्रशासन आदेश निकालकर गैर कानूनन अधिकृत करते। आदेश की भाषा आप देखो, आदेश की भाषा क्या है, बिल्कुल अलग और नीचे व्यवहार अलग। और एक कानूनन ये गैर कानूनन, हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि वो व्यक्ति की कृत्य किया है। पोखरण के अंदर भी थे, उस समय तत्कालीन सरकार हम लोगों की थी। मैं जो सरकार में उन लोगों को भी चेताना चाहता हूं, उसकी कीमत हम भुगत चुके। हम इस थार में बाड़मेर जैसलमेर के अंदर 9 सीटों में से 1 सीट क्यों जीते, वो इस तरह के कृत्य के कारण जीते। थार के लोग बहुत सचेत सतर्क है कि इस तरह के भ्रष्ट व्यक्ति को दंडित करने की जगह उसको हम लोगों ने हमारी सरकार के वक्त उसको बलि करना, ये पाप तो हम लोगों ने किया और इस पाप की कीमत हम लोग लोकतंत्र के अंदर जो भुगतने होती है वो भुगत चुके हैं। और उसी को पुरस्कृत कर और पूरा हर स्तर के ऊपर थार कर रहा था। हर कोई ये कह रहा था कि ये आज व्यक्ति जो एसडीएम के पद पर रहते हुए आज इस बॉर्डर के अंदर गैर संवैधानिक और गैर कानूनन तौर के ऊपर वो क्या कृत्य कर रहा है। उसके बावजूद भी इस व्यक्ति को पुरस्कृत कर इन कंपनियों का, इस कंपनियों का किस मकसद से और किस मंशा से उस कंपनियों के लिए ये आदेश निकला, आज ये सवाल खड़ा होता है। कानूनन तौर के ऊपर इस कंपनियों के अंदर क्या चीजें हो रही है। प्रति जो पोल है, ट्रांसमिशन लाइन है, उसके लिए लाइजनर का व्यवस्था कर रखी। जो थार के किसान काश्तकार को तो आप लोग पैसा नहीं दे रहे हो, उस लाइजनर को लाखों रुपए पर पोल दे रहे हो। वो लाइजनर आगे क्या कर रहा है? वो लाइजनर ऐसे लोगों के माध्यम से गैर कानूनन यहां के किसानों का शोषण कर रहा है। मैं उनको भी सतर्क करना चाहता हूं जिनको ये लगता है कि इनके माध्यम से हम हमारे कुछ काम करवा देंगे या इनके माध्यम से हम लोग किसी को दबा देंगे, किसी का शोषण कर लेंगे। ये थार के लिए सही नहीं है। जब थार के लिए सही नहीं तो आपके लिए भी सही नहीं। इस तरह के कृत्य जो भी हो, ये नई व्यवस्था इन लोगों ने चालू कर दी। नई व्यवस्था क्या चालू करी कि जो पर पोल लाइजनिंग के लिए इन्होंने पैसे करने, और सब जानते हैं। अगर कोई ये कहता है कि किसी को पता नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। बड़े से बड़े अधिकारी को यहां पता है, जो यहां जिला प्रशासन के अंदर बैठे हुए हर जनप्रतिनिधि को पता है, सरकार को पता है। किसान को तो हम लोग मुआवजा नहीं दे रहे, और उन लोगों को लाइजनर के तौर के ऊपर हम पैसा दे रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? हमारे अज्ञान किसानों का शोषण कर रहे हैं। अज्ञान किसानों का शोषण, एक व्यक्ति को तो हजारों रुपए दे रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को वो लाखों रुपए दे। यहां जो कंपनी आई हुई है, ओरिया कंपनी है भिड़ियाना के अंदर, प्रधान का जब कहा तो उसको 3 लाख रुपए कंपनसेशन दे दिया गया। किसी गरीब व्यक्ति के लिए है, उसको हजारों रुपए भी नहीं देंगे। इस तरह के कृत्य क्या थार में हम लोगों की इजाजत है? क्या संविधान में इजाजत है? नहीं। और ये समस्या बढ़ेगी। मेरे परिवार के प्रिय थारवासियों, ये समस्या बढ़ेगी और ये हम सबके घरों को में आएगी।
हमारे परिवार के अंदर अगर शीर्ष स्थान पर कोई है, उनमें से एक मगराज जी जैन पद्मश्री, उनके खेत के अंदर एक लाइन नहीं निकली है, 2 लाइन नहीं निकली है। क्या स्थिति? जिस व्यक्ति ने अपने पूरा जीवन इस थाल के लिए दिया, उस व्यक्ति के खेत के अंदर क्या चीज हो रही है? मेरा निवेदन है कि एक बार जाकर आप शिव में देखो। वो परिवार नहीं बोलता है, क्योंकि उस परिवार ने कभी भी खुद के लिए जीवन नहीं जिया, नहीं तो मगराज जी जैन ने जिया, नहीं कोई दूसरा उनके परिवार की दूसरी पीढ़ी जी पीढ़ी। पर जाकर तो देखो वहां स्थिति क्या है। आज नीचे स्थिति इस तरह की हुई। अब जो ये समस्या है, कानूनन तौर के ऊपर तो मेरा निवेदन है हर व्यक्ति को कि सबसे पहले तो इससे हम लोगों को नुकसान क्या होगा। जो ये ट्रांसमिशन लाइन निकल रही है, ये सिर्फ एक तार नहीं, ये हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वो ये बड़े अधिकारी, बड़े निर्णय करने वाले लोग अपने परिवार को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पास में रहने देंगे नहीं। इन बड़े अधिकारियों के या बड़े जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं या कंपनियों के सीईओ है, मैनेजमेंट है, उनके घरों के ऊपर से पास में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाने देंगे नहीं। वो अपने बच्चों के लिए तो जीवन, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, और हमारे थार के अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से आने वाले समय में जो बीमारियों में शारीरिक तौर के ऊपर, मानसिक तौर के ऊपर वो जो हम लोगों को कीमत चुकानी पड़ रही है, वो कल्पना से करना। ये 1-2 लाइनें नहीं निकलेगी, मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। जो लक्ष्य रखा गया उसमें हजारों लाइनें निकलेगी। जब हजारों लाइनें निकलेगी तो इस इलाके के हर दूसरा तीसरा खेत के ऊपर से लाइन निकलेगी। जब लाइन निकलेगी तो किसी का भी जीवन इससे अलग नहीं रहेगा। हर किसी के जीवन के अंदर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के तौर के ऊपर हम लोगों को सुकून, शांति, प्रकृति, सभी प्राकृतिक आपदा के बावजूद भी हमारे परिवार सैकड़ों वर्षों से इस थाल में क्यों रह रहे? हमारे परिवार नहीं रह सकते थे हरे भरे इलाके के अंदर? गंगा यमुना के तट के ऊपर परिवार नहीं रह सकते थे? हमारी परंपरा थी जिस पर हमें गर्व है, हमारी संस्कृति थी, हमारी जीवन शैली थी। सभी प्राकृतिक आपदा के बावजूद भी हम लोग इस थाल में रहते थे। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, आर्थिक संसाधन नहीं था, पर हमारे जीवन जो सोर्स है, जीवन हम दुनिया के अंदर उदाहरण देते कि अगर जीवन का सोर्स है इस थाल का, वो जीवन हम लोगों से छीन रहे। ये एक साधारण सी परिस्थिति नहीं, बड़ी असाधारण सी परिस्थिति। काश्तकारों को पता नहीं है, एसडीएम जैसे पद पर रहे हुए व्यक्ति काश्तकारों को कहीं, तो उन काश्तकारों को क्या पता है? पुलिस भेज दी जाती है गैर कानूनन ढंग से। मैं तीसरी बार ये दोहरा रहा हूं, गैर कानूनन ढंग से, क्योंकि जिस टेलीग्राफ एक्ट की आप बात कर रहे हो, टेलीग्राफ एक्ट की को भी मैं आप लोगों को बताऊं। और आज लैंड होल्डिंग कितनी रह गई? प्रति व्यक्ति हम लोगों के पास जमीनें कितनी रही है? कई काश्तकारों के पास तो ज्यादा है। हमारे जो सबसे वंचित वर्ग है, आज हमारे भीलों के पास, मेघवालों के पास कितने बीघा जमीन रही है? आज बंटवारा करे तो उनके पास औसतन 2-2, 3-3 बीघा जमीन हम लोगों के पास में नहीं है। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, चलो आप इस लाइन के संदर्भ में कहीं भी चलो, आपको पत्रकार साथियों को लेकर चलता हूं मैं। एनडीकेडी के अंदर से ये लाइन निकल गई, उन भीलों और मेघवालों के पास जमीन कितनी रही है और वो जाएंगे कहाँ? जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रह जाएंगे, उसके नीचे कोई भी पक्षी नहीं उड़ सकता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जब एक आवास की बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के वक्त के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी मवेशी छोड़कर आ गई थी। तो उनको बोट के माध्यम से जब हम बाढ़ लेकर आए तो अगले दिन वो बुजुर्ग व्यक्ति पूरी रात वहां बैठा रहा, वो कहा कि सब जैसा जीवन होगा मेरा, मुझे इस नाव के माध्यम से वापस उनके पास छोड़ो, मैं मेरे उस मवेशियों के साथ ही रहना चाहता हूँ। उनका क्या हाल होगा? ये था, ये दुनिया नहीं समझ सकती। दुनिया तो अपने जीवन को लिए कुछ भी कर लेगी, पर थार के लोग अपने साथ साथ इनको जो प्राकृतिक चीजें हैं, मवेशी है, पेड़ पौधे, पंछी, इन सब के लिए हम लोग व्यवस्था आज तक करते हैं। क्या उनके नीचे से कोई प्राकृतिक चीजें, हम लोगों की वनस्पति है, हम लोगों के जो जानवर है, पक्षी है, वो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। 33 मीटर तक
उसके ऊपर किसी भी प्रयोजन से मकान नहीं बनाया जा सकता है। ये कानून है। आज कोई नहीं पूछ रहा थारवासियों आपसे, कल आपस के विवाद के अंदर कोई भी, मैं सिर्फ राजस्व के कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जब ये बात करेगा कि ये आपका मकान ढाणी बनी हुई है, ये गैर कानूनन है, तो हकीकत के अंदर अपन लोगों का वो जो ढाणी और मकान है जो 33 मीटर के अंदर बना हुआ वो गैर कानूनन नहीं रहेगा, तो अपन लोग जाएंगे क्या? मैं राजस्थान सरकार और भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, या तो हम लोगों के लिए आप स्पष्ट आदेश निकाल दो। ये पहली दफे हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है, ये थार के साथ पहले भी अन्याय हुआ है। जिस दिन ये फेंसिंग बने हुई, फेंसिंग से उस तरफ खातेदारी जमीन की तमाम, आज भी हम लोगों के नाम से वो खातेदारी जमीन है पाकिस्तान बॉर्डर के उस तरफ, पर वहां हम लोग नहीं जा पा रहे। इससे पहले हमारा परिवार रहता था, आज वहां रह भी नहीं सकता। वो परिवार सबके सब अपनी लाखों बीघा जमीन छोड़कर आज यहाँ आवास थे, वो आवास भी नहीं। या तो आप भारत सरकार और राजस्थान सरकार ये नॉमन लैंड कर दो, कम से कम आप सच्चाई तो हम लोगों को बोलो कि यहाँ पर आप नहीं रह सकते तो कहीं और जाए, पर ईमानदारी पे आप लोग नहीं रखो। तो मेरा निवेदन है, जो इस तरह की स्थिति हुई मेरे जीवन के अंदर भी इस तरह की स्थिति के अंदर बहुत है, इसके हल है। कुछ मैं आपको साझा कर लेता हूं और बाकी सभी मिलकर जो हल धार निकालेगा मैं उनके साथ में रहूंगा, क्योंकि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं वो अपन सब लोगों को पता है। ये हमारे साथ भैया के अंदर जब ये पूरा प्रकरण हुआ तो थार के साथ वादा किया था उन्होंने, वो चंद लोग नहीं बैठे थे धरने के, तो भैया के नागरिक नहीं बैठे थे, हम लोगों के से वादा किया था, थार से वादा किया था कि उसको ओलन के अंदर दर्ज कराएंगे, पर आज भी ओलन के अंदर दर्ज नहीं करा। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, इस तरह से ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इन कंपनियों से और जो पीछे जिनके पास मंशा, इनसे अपन सब लोगों को सावधान रहना चाहिए और एकजुट होकर और अपन को इसका मुकाबला करना चाहिए। मैं कोई इंतजार कर रहा था कि कोई इस संदर्भ में आज्ञावान हुई, और कोई नहीं हुआ, तो इसलिए मजबूर है। इसमें कोई राजनीतिक माइलेज की लेने के लिए नहीं है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति अगर इसका नेतृत्व करना चाहता है तो मैं उसका नेतृत्व स्वीकार करता हूँ। निर्दलीय कोई भी नेतृत्व करना चाहता है, मैं उसका नेतृत्व करने के लिए स्वीकार। मैं एक व्यक्ति के तौर पर, धार के नागरिक के तौर पर जितनी मेरे पास समझ है, ताकत है, मैं उसके पीछे लगाकर इस समस्या का समाधान करना चाहता हूँ। यहाँ धार के अंदर दूसरी व्यवस्था भी, हिंदुस्तान में दूसरी व्यवस्था भी, ये पीएसयू जिसकी बात कर रहे हैं, उनके अंदर जब बीएसएनएल का टावर लगता है या ओएनजीसी की जमीन ली जाती है तो उसमें किराया नहीं देते, किराया देते हैं। तो क्या ये विकल्प क्या है? ये हम लोगों को आपस में चर्चा करके एकजुट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो इसके बाद इन परिवार के लिए हम लोगों को हर साल वहां से खेती से कुछ नहीं मिलता, कई सालों के अंदर एक फसल मिलती है। दुनिया जयपुर में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को नहीं पता। वो भी जो हमारे न्यूनतम जीवन के लिए जो हमारा ये खेत है, उसको भी आपने, वो अधिकार भी आप छीन। पिछले दिनों जो आंधी आई, उस आंधी के अंदर यही टावर, यही ट्रांसमिशन टावर नीचे गिरे, जो परिवार आसपास आएंगे, क्या वो बच पाएंगे? हमारी भविष्य बच पाएगी? और जिस तरह के क्वालिटी का जो काम हो रहा है इससे भविष्य के अंदर, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्नवाची चिन्ह है कि ये नहीं बच पाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग समझते हैं, एक विकल्प तो ये, दूसरा विकल्प, जब ये गजट नोटिफिकेशन, एक और बात महत्वपूर्ण बात, कि जब ये गजट नोटिफिकेशन निकालते हैं उस वक्त भी गलत मंशा से ये लोग उन काश्तकार का खसरा भी उल्लेखित नहीं करते। उसके पीछे इनके मकसद क्या? इनका मकसद ये है कि कानूनन तौर के ऊपर वो व्यक्ति, वो काश्तकार कानूनन प्रक्रिया में नीचे सिर्फ गांव का नाम लिखते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं सरकार को कहना चाहता हूं, प्रशासन को कहना चाहता हूं, क्या ये सही है? इसी से आपकी नीति और नीयत के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। आप जितने गजट नोटिफिकेशन है वो निकाल कर देखें, तो आप खुद झूठ के आधार पर, गलत तत्व और तर्क के आधार पर यह काम करना चाहो, इस धार को खत्म करना चाहो। अब इसका विकल्प एक है कि कोई कॉरिडोर बने, इस कॉरिडोर के माध्यम से ये पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन से उसको लेकर जाए। एक मैंने कहा किराए के माध्यम से करें, और एक जो मैं विधानसभा में भी बोल चुका,
UVDS, अल्ट्रा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, जो हमारे देश के अंदर ही नहीं, यहाँ आगरा से दिसपुर के अंदर ये लाइन लग चुकी है हिंदुस्तान में, बिल्कुल हमारे वो राजस्थान से भी होती जा रही है। इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बावजूद ये पुरानी टेक्नोलॉजी से आप लाइन लेकर, अब सवाल ये उठता है कि इस टेक्नोलॉजी से आम काश्तकारों को क्या होता? आम काश्तकार को 5 गुनी ज्यादा लाइन की जगह जहां 5 लाइन निकलेगी, उसमें हमारा नुकसान 20% रह जाएगा। तो मैं कहने के लिए नहीं, जो भी टेक्निकल लोग हैं उनको अच्छी तरह से पता कि इसके माध्यम से कितना वोल्टेज जाएगी और कितना, आज 765 के करीब है और वो 200 केवी के करीब उस लाइन से जाएगी। क्या हमारा हक नहीं है? ये आवाज कौन उठाएगा? ये फैसला कौन करेगा इस तार के लिए? ये कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत कंपनसेशन में मेरे पास विकल्प था कि क्या जो ये अन्याय हो रहा उन काश्तकारों के साथ बैठकर और मैं आवाज उठाऊं, या लोकतंत्र के अंदर, जो संविधान के अंदर जो हम लोगों का हक और अधिकार है कि मीडिया के मार्फत से जो जानकारी उसको करो, तो मैंने जो संवैधानिक जो मार्ग था कि आप लोगों के माध्यम से करो। अगर मैं उन लोगों के साथ बैठता तो 2-4 जनों को, जैसे उन लोगों ने 3 लाख रुपए करा, तो उन लोगों को 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोगों को दिला सकता था। CSR के नाम के ऊपर ये बातें गलत कर रहे, हमारे लिए, सबके लिए श्रद्धा का केंद्र है बाबा गरीबनाथ जी। उस मंदिर के लिए भी उन्होंने जो बातें करी वो आज है। और मैं आते वक्त मैंने ये वापिस बात पता करा कि उनके लिए उन्होंने किया जो वादा किया, उन धार्मिक आस्थाओं को भी इन लोगों से कुछ नहीं कहा। किसने कहा? थोड़ी कोई कंपनी ने कहा, किसी के लिए करे, हिंदू के लिए करे, मुसलमान के लिए करे, बाबा गरीबनाथ जी भी हम लोगों के सबके लिए है, ब्रह्मा जी में कर ले, नागाना माँ में कर ले, क्या ही करे, पर ये लोग नहीं करेंगे। CSR का पैसा भी ये कहाँ खर्च करना है वो अलग बात है, वो बिल्कुल मुद्दे अलग है, उसके संदर्भ में बात नहीं करना चाहता हूं। मेरा आप सब लोगों के माध्यम से ये निवेदन है कि आओ, मैं व्यक्तिगत तौर पर हर जनप्रतिनिधि को आज बैठकर चिट्ठी भी लिखूंगा। बहुत समस्या, पानी की भी समस्या है, बिजली की भी समस्या है, हजारों समस्या है, पर ये थाल खत्म हो जाएगा इन ट्रांसमिशन लाइन से, इस चीज को समझने के वजह से। और जो भी नेतृत्व करेगा इस विषय के ऊपर, उसका नेतृत्व के अंदर एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं थार को विश्वास दिलाता हूं कि मैं कंधे से कंधे प्राथमिकता से, पहले भी इस तरह की चीजें हुई, ऑयल फील्ड के अंदर भी हुई, उस समय जो लोकल जो लोग थे उनकी संगठन भी बना और वो तय करते थे। JSW के संदर्भ में भी ये हुआ। थार में इतनी जागरूकता है, थार में इतनी ताकत है कि अपने को पहचाननी पड़ेगी, सबको पहचाननी पड़ेगी। अपन जाति, धर्म, राजनीतिक सोच, इलाके, इन सब से ऊपर उठकर और थार एकजुट हुई। ये मेरा आप सब लोगों के माध्यम से ये बात करनी है, और ये बहुत गंभीर है, थार के अस्तित्व का सवाल है। व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए कुछ एक शब्द बोलता तो हमको कितना बुरा लगता है, हमारे परिवार के लिए, हमारी जाति के लिए, धर्म के लिए, और ये पूरे के पूरे थार के लिए है। इसको समझो, सब एकजुट होकर और इस मुहिम के अंदर जिसको नेतृत्व करना है, मैं आपके माध्यम से वापिस दोहरा रहा हूं, आओ आप नेतृत्व करो, मैं आपके साथ में रहूंगा। ये थार आपके थार के अंदर, हम थार परिवार में जाएंगे, उनको सच्चाई बताएंगे, उनको जागृत करेंगे, और अपन एक मुश्त होकर सब मिलकर और थार को बचाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। यदि कहीं लगता नहीं इस मुहिम को छेड़ने में आपने देर कर दी? नहीं, मुहिम को छेड़ने में देर नहीं करी। इससे पहले भी मैंने कई दफे बोला, जो संविधानिक हम लोगों को अधिकार है उनके माध्यम से हम लोग बोले। मैंने विधानसभा में बोली, आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, उससे पहले भी मैंने बोली, मेरी चिट्ठी पत्रियां भी थी कि कोई पॉलिसी नहीं बनी। अभी भी जो 3 गुनी DLC के संदर्भ में मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर, मैं मीडिया के मार्फत से नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पर भारत सरकार के पास भी गया, व्यक्तिगत तौर पर राजस्थान सरकार के पास भी गया। आप जो हमारे एनर्जी सेक्रेटरी है उनसे फोन करके पूछ लो, पर मैंने मीडिया को नहीं बताया क्योंकि मैं थार के लोगों के बीच के अंदर इसकी प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता कि हम लोग सब एकजुट होकर ये कंपनसेशन जो आज मिल रहा वो भी पर्याप्त नहीं है।
डीएलसी रेट हम लोगों की वो पर्याप्त नहीं, क्योंकि हम लोग जमीन बेचते ही नहीं, हमारे यहाँ जमीन से बड़ा कुछ नहीं है। ये डीएलसी रेट कम होने 15-15, 20-20 हजार डीएलसी रेट। अरे सवाल बड़ा ये है कि जमीन एक्वायर कर ही नहीं रहे हैं, एक्विजिशन चल ही नहीं रहा है, अपने हिसाब से कंपनसेशन दे रहे हैं। अगर एक्विजिशन किया जाता तो इलाके के हिसाब से डीएलसी दर तय होती, उसके आधार पे एक्विजिशन होता। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि टेलीग्राफ एक्ट जिसके माध्यम से कर रहा है इसका वायलेशन है। एक तो एक्विजिशन नहीं हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है कि आप कह रहे हैं कई इस तरह की बात हो रही थी, विजय ने जैसे कहा कि बहुत देर हो गई आते आते। प्रशासन ने इनको सीधी चेतावनी दी थी, अगर जमीन नहीं देंगे तो राजकार्य में बाधा दर्ज होगी, हाँ। मामला दर्ज होगा। जबकि जब लीगल एक्विजिशन हुआ था तब भी राजकार्य में बाधा जैसे मामले दर्ज नहीं हुए थे। अब आप कह रहे हैं प्राइवेट कंपनियों के लिए हो रहा है। प्रशासन ने खुले तौर पर राजकार्य में बाधा के मुकदमे दर्ज करवाने की चेतावनी दी। इन तमाम चीजों के बावजूद भी पहली बार कोई जनप्रतिनिधि खुल के बोल रहा है। मुकेश जी, ये जो मैंने एक अधिकारी के संदर्भ में जो उदाहरण दिया, मैं इकलौता सुनिए, इससे हम लोगों की इनकी मंशा, किस मंशा और मकसद से। सर तो बड़ा सवाल वही है ना कि बड़ी देर हो गई मेहरबान आते आते, इतनी नहीं, देर अभी क्यों देर हो गई? अभी देर दी हुई है आपको। मैं आपके माध्यम से मैं चेतावनी अच्छा, चाहता हूँ, ये शुरुआत है। एक सवाल ये जो जितनी गीगावाट होगी ये शुरुआत है। ये अभी तक समस्या नहीं हुई है, समस्या विकराल रूप लेनी बाकी है। इसको समझाना चाहता हूँ। बेसिक सवाल होता है मैकेनिज्म। और दो बातें, मैंने विधानसभा के माध्यम से एक जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरे पास वो अवसर था, मैंने विधानसभा में कहा। आज मैं मीडिया में आया, उससे पहले मेरा क्या फर्ज बनता है कि मेरे को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर संविधान में विधानसभा में बोलना, क्या मैं बोला या नहीं बोला आप विधानसभा के रिपोर्ट कर। उसके साथ साथ में प्रशासनिक लोगों के पास जाकर मैंने बात करी है। मैं एक और बात कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर संघर्ष कर रहा हूँ। ये डीएलसी जो 3 गुना है इसको बढ़ाइए, और जो ट्रांसमिशन लाइन के नीचे है वो व्यक्तिगत तौर पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। पर मेरा एक सवाल आपकी कोशिश पे नहीं है कि आपने क्या किया नहीं है, सवाल ये है मैकेनिज्म को लेकर के। जब बाड़मेर के अंदर, सिविल के अंदर अभी शुरू हुआ है, 1-2 साल हुआ है। जैसलमेर के अंदर हाई टेंशन लाइन बहुत पुराना मामला है, सुप्रीम कोर्ट तक में मामला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हाई टेंशन लाइन बिछेगी, उसको रोका नहीं जा सकता है। उसके ऊपर अल्टरनेट व्यवस्था ये दी गई कि अगर जो गोडाउन वाला इलाका था उसको बोल दिया बर्ड डाइवर्टर लगाओ। जब सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है, भारत सरकार उसके अंदर दे चुकी है अपना एफिडेविट कि भाई ये लगानी पड़ेगी, ग्रीन एनर्जी का कमिटमेंट है यूएन पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ऐसे में जन आंदोलन के माध्यम से तमाम इस तरह की चीजों के आपको लगता है कोई रास्ता निकलेगा, जमीन बच जाएगी जिस जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं? मैंने आदरणीय पत्रकार महोदय 3 बात तो मैंने कही, तीनों गैर व्यवहारिक गैर कानूनी हुई। तो आप मुझे बताओ, जो नई टेक्नोलॉजी से ट्रांसमिशन हो रहा है वो मैंने आपको बता भी दिया कि क्या हो रहा है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप सही कर लो, करेक्ट कर लो। आपने गुड़गांव की बात की नहीं, आगरा से दिसपुर, आगरा से दिसपुर, डिस्को और वो जो जिस टेक्नोलॉजी के अंदर है वो भी मैंने आपको बताई, अल्ट्रा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट का, अल्ट्रा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट। इसमें अगर जो लाइन हम लोगों की लग रही है वो 5 लाइनों की जगह 1 लाइन लगेगी, तो जो समस्या है वो 20% रह जाएगी। नंबर 2, मैं ये बात आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि क्या किराया का प्रावधान हो सकता है या नहीं, उसके लिए मैंने उदाहरण भी दिए। पीएसयू बीएसएनएल भी है, पीएसयू ओएनजीसी भी है। देश हित के अंदर जो ऑयल का एक्सप्लोरेशन हो रहा है वो उनके माध्यम से हो रहा। नंबर 3, मैंने आपके माध्यम से ये बात करी है पावर ग्रिड जो पीएसयू है, इसके अलावा जितनी कंपनियां हैं क्या ये फ्री में कर रही है? नहीं, इनको जो बिजली के ट्रांसमिशन है उसके अंदर पैसा देना पड़ रहा है। जब ये वेबसाइट कर रही है तो जिस काश्तकार की जमीन का उपयोग हो रहा है क्या उसका हक और अधिकार नहीं है? ये नंबर 3 मैंने बात करी। फिर मैंने बात करी टेलीग्राफ एक्ट। मैं उसको राजनीतिक दिशा में बातें नहीं ले जाना चाहता हूँ। आप कह रहे हो जब क्या टेलीग्राफ एक्ट जो बाकी सभी एक्ट के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको बदलना चाहिए, देश में कई कानून बदले गए, पर जो आम नागरिक के जीवन समाप्त करने के कानून है ये टेलीग्राफ एक्ट, इसको बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए, ये तमाम बातें मैंने कही कि एक दिशा के अंदर एक दिशा में होता। अगर डीएलसी रेट बनाने के लिए होगा तो हरीश चौधरी अकेला अपना प्रयास कर रहा, जिस दिन वो पहले भी प्रावधान तो बढ़ जाएगा तो उस दिन मैं आपको वापस पहले मैंने नहीं बताया वो मैं बता दूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों से ये महसूस हो रहा है कि जो करना है वो कम से कम दिखाना भी चाहिए। उस संस्कृति के हम लोग नहीं, और विकास हम लोग नहीं रोकना चाहते। ये ओएफसी केबल की अपन जो व्यवस्था पहले से कर रखी थी, ये रेलवे जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के पास ओएफसी ट्रेन, रेलवे की एक्वायर्ड लैंड के अंदर से ये ओएफसी जारी है नहीं जारी। इस तरह से नेशनल हाईवे हो गया, रेलवेज हो गया,
मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आओ अपन से मिलकर चर्चा करें। ये जो मेरे आइडियाज है, मैं जो विकल्प बता रहा हूँ, मैं आप तक सीमित नहीं रखना चाहता हूँ। ये तो कल के दिन ये होगा कि कोई भी विकल्प है हरीश चौधरी की आइडिया, हरीश चौधरी की सलाह, हरीश चौधरी का व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं है। धार रहेगा तो हरीश चौधरी रहेगा। जानकारी का थोड़ी दुरुस्त कर दें, जितना भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो भी ओवर जो एक्विजिशन ये जमीन ली गई है जैसलमेर और सिर के अंदर जो हो रहा है, ये एक्विजिशन हुआ है या इंडिविजुअल बेसिस पे जमीन ली जा रही है? जी, एक्विजिशन भी फॉलो नहीं हुआ। मेरी जहाँ तक जानकारी है एक्विजिशन हुआ नहीं है। ये टेलीग्राफ एक्ट के माध्यम से, मैं टेलीग्राफ एक्ट का वायलेशन कहाँ हो रहा है वो भी मैंने आपके माध्यम से बताया। टेलीग्राफ एक्ट क्या उनको अलाउ करता है जमीन लेने के लिए? टेलीग्राफ एक्ट तो जमीन लेने के लिए अलाउ नहीं करेगा। टेलीग्राफ एक्ट के जमीन लेने के लिए। हाँ, और उसके अंदर प्रावधान है। ये जो जमीनें ली जा रही है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के लिए ली जा रही है। नहीं, पर इसको टेलीग्राफ एक्ट के अंदर माध्यम से ले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में इनका प्रोविजन ये टेलीग्राफ एक्ट के माध्यम से ले रहे हैं। जो ड्रिंकिंग वाटर की पानी की स्कीम है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जब रिफाइनरी के अंदर जो पानी की स्कीम आई, उसको जो साधारण पानी की स्कीम के माध्यम से वो नहीं ला रहे, वो जो ऑयल एंड गैस के प्रावधान है उसके माध्यम से आ रहे। एक ही कानून से मल्टीपल, एक काम के लिए मल्टीपल कानून का प्रावधान है हमारे देश के अंदर। ये तो कानून के अंदर हमारी कमियां है। तो यहाँ ये जो भी कर रहे हैं टेलीग्राफ एक्ट के माध्यम से कर रहे हैं। ये जो मैं और मेरे पास और भी कई आइडियाज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आओ जनप्रतिनिधि अपन लोगों का दायित्व बनता है, सामाजिक कार्यकर्ता थाल का बनता है, तो अपन बैठकर जो मेरे पास समझ है, मेरे को जो विकल्प दिख रहा, जैसे एक तो डीएलसी रेट बढ़ाने के लिए, वो मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं सबके पास जाकर आया, मैं भारत सरकार के पास भी जाकर आया हूँ, मैं राजस्थान सरकार के पास जाकर आया हूँ, अधिकारी के पास भी जाकर आया हूँ। ये डीएलसी रेट पर्याप्त नहीं है। इसमें दो है, एक तो कितने टाइम डीएलसी रेट बढ़नी चाहिए, वो मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं इकलौता नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरा अलावा भी और जनप्रतिनिधि और व्यक्तिगत लोग करने होंगे। और दूसरी डीएलसी दर है, क्योंकि हम लोग जमीन ही नहीं बेचते, पैसे से हमारे थार के अंदर जमीन नहीं उपलब्ध है, क्योंकि हमारी जमीन बेचने का प्रवृत्ति नहीं। इसलिए डीएलसी हम लोगों के लिए कभी बात ही नहीं। जब जमीन का बेचान हुई उस वक्त तो वो दूसरा ये कि डीएलसी भी सही रहे। ये मल्टीपल है, दो तीन दो तीन बातें एक साथ हो रही है। नहीं, सैकड़ों है, दो तीन नहीं है। नहीं, आपकी बात में आपने ये कहा कि डीएलसी दर बढ़ाएंगे, इसका मतलब डीएलसी दर जो भी जमीन अपनी देगा किसान, जहाँ पे भी हाई टेंशन लाइन या टावर लगेंगे उनको ज्यादा मुआवजा मिलेगा। मुआवजा मिलेगा तो जो हम जमीन बचाने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उनके लैंड होल्डिंग उनकी कम है, विरासत संस्कृति वो तो चली जाएगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड की आप बात कर रहे हो उसी के नीचे या उसी के बीच में रहना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सामूहिक, एक साधारण समस्या नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये मल्टीपल इसके एंगल है। ये समस्या मुकेश जी, ये समस्या एक दिशा की नहीं है। नहीं, मैं सर ये इस समस्या में इसीलिए जब मैं शुरू किया कि समस्या का इसमें बहुत दिशा है। इस समस्या हम जमीन बचाने की बात कर रहे हैं या मुआवजा अधिक दिलाने की बात कर रहे हैं? हम ये इसके अंदर कई पहलू है, इसको आप समझो। जो संविधान से हम लोगों को खातेदारी का अधिकार मिला उसकी रक्षा करें, जो प्रकृति के जो हम लोगों का अधिकार है उस प्रकृति का रक्षा हम लोग करें। और अगर इसका कोई और विकल्प है, ये समस्या नहीं, आप मेरी बात तो सुनो, आप मेरी इजाजत दो। जो समस्या है उस समस्या को अपन कितना कम कर सके। नंबर 3 है कीमोथेरेपी के माध्यम से हम लोग समस्या को कम करने की प्रयास करते हैं, उदाहरण के तौर पर। चौथी ये कि उसके बावजूद भी अगर कुछ करना पड़े, हम लोगों के कहावत है ना, थिंक ऑफ द बेस्ट और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एक जागरूक नागरिक के तौर के ऊपर हमारे को खराब से खराब परिस्थितियों के लिए नहीं है। थार के अंदर इतने बंकर्स बने हुए, हम खराब की खराब परिस्थितियों के लिए तैयार है। किसी काश्तकार ने ये नहीं बोला कि इस बंकर्स को बनाते वक्त हम क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, हमने हमारे खेतों को दे दी, कहीं ये चर्चा नहीं हुई। तो हम खराब की खराब परिस्थिति के लिए भी हम लोगों को तैयार रहने चाहिए। उस वक्त जब खराब से खराब परिस्थिति हो गई, उस वक्त हम लोगों के पास क्या विकल्प है, वो मैंने कहे कि कई विकल्प है। उदाहरण बताए मैंने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डीएलसी की दरों से उसको दे दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसकी स्वीकृति दे दो। कानूनी तौर पर वो किस तरह की लड़ाई लड़ सकती है वो भी मैं थार के लोगों को बताया। और जो प्रशासन गलत चीज कर रही है वो भी मैंने बताया। अगर मैं गलत हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमारी बातों में विवाद की भी बातें हुई थी, तो मैं इस समय विवाद नहीं लाना चाहता, क्योंकि पानी हम लोगों को यहाँ सब मिल ही रहा है, हम लोगों को सब हमारे हक और अधिकार मिल ही रहे। तो ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर हम लोग इसको समझे, तो ये मल्टी डायमेंशन है, कोई एक रंग का नहीं है। ये एक तकलीफ नहीं, इसमें कई तकलीफें हो जो लोग रह रहे हैं। कभी मैं पत्रकारों से भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक बार जाकर उस लाइन के नीचे उस रात के वक्त संग बिताओ,
क्या आवाज आती है। आपकी इस बारे में लोगों से या जो प्रभावित लोग हैं उनसे बात हुई है, वो क्या चाहते हैं? अब उन लोगों को पूरा कानून ही नहीं पता। नहीं, वो कानून नहीं, अधिकार चाहते ही क्या है? वो अपनी जमीन बचाना चाहते हाँ, हैं या वो मुआवजा? जमीन भी बताना चाहते हैं, और जब उनको ये बिल्कुल भी उनका विश्वास खत्म हो जाता है कि जमीन नहीं बचेगी, तब तो वो वो करें कि भाई और क्या विकल्प है। आखिरी विकल्प के तौर पर हम टावर के खिलाफ नहीं है, आप बात को समझो। हम लोगों ने देश को बहुत दिया, हर वक्त थार के लोग देश को दे रहे हैं, देश के विकास के लिए, देश के लिए हम सब कुछ दे चुके हैं। सर, हम आप इस बात को समझो, हमारी लाखों बीघा जमीन, ऐसा उदाहरण दुनिया में आप बता दो, इंच के लिए आज युद्ध हो रहा है। धार की लाखों बीघा खातेदारी की जमीन, ये जो फेंसिंग है, ये पंजाब में नहीं है। जैसे हिंदुस्तान का वो अंग है पंजाब, वो वहां काश्तकारी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और ये प्रावधान है, पर थार के लोग हैं। हम इतना नुकसान उठा सकते हैं, ऐसा उदाहरण आप कहीं और बता दो। इस थार के लोगों का जो खुद हमारी खुद की खातेदारी जमीन है, मकान, टाके, खेती, हम सब ने राष्ट्रीय हित के लिए छोड़कर आज हम पीछे हुए, ऐसा उदाहरण दुनिया में एक बताता हूँ। तो ये समस्या साधारण नहीं है, ये मैं आप लोगों के माध्यम से थार को बताना चाहता हूँ। और हो सकती है मेरी समझ पूरी दुरुस्त नहीं है, आपके माध्यम से, किसी और के माध्यम से, इसके विशेषज्ञ है, नियम कानून, उनके माध्यम से सब इसको दुरुस्त करें। सर मेरा एक सवाल है, हाँ। बाड़मेर जिले में सन 2000 में रेडिएशन 5% था, 2025 आ रहा है, अभी 20% के लगभग पहुंचा है। बाड़मेर से, जैसे पंजाब से एक ट्रेन आती है बीकानेर के लिए, कैंसर एक्सप्रेस, इसी तरह बाड़मेर से सवेरे 3:30 बजे एम्स हॉस्पिटल के लिए एक ट्रेन जाती है। यहाँ से सिर्फ मरीज जाते हैं, न कि दूसरे यात्री। और ये रेडिएशन इस हिसाब से फैसला, और 650 पेज का एक जजमेंट है टेलीफोन एक्ट का, जो उसके अंदर लिखा हुआ है टावर वगैरह सब में रेडिएशन निकलता है, इलेक्ट्रिक जो भी चीज उसके लिए हमारे इधर गांधी जी को में टावर लग रहा था, हमने उसको रोक दिया, तो वो आज तक नहीं लगा, और सब जगह लग रहा है। तो आपको ये 25 साल बाद ये चीज कैसे याद है? नहीं, ये आज जो विकराल रूप जो धारण कर रहा है, उससे पहले भी मैंने क्या बोला, जब मैं लोकसभा का सदस्य था, मेरा निवेदन है, उस वक्त जो ऑयल एंड गैस के आया था, उस वक्त मैंने क्या बोला, वो तो 2009 से 14 के बीच में, उस दिन मैंने क्या बोला, वो लोकसभा के वहाँ रिकॉर्ड्स में लगातार हर बार मेरी ये पर ये इकलौते, ये ऐसी बड़ी लड़ाई है, इकलौता हरीश चौधरी एक एमएलए नहीं लड़ सके, इसमें पूरा थार अपन सर्व सहमत एकजुट होंगे जब जाकर। ये रेडिएशन जो आप 5% से 20% कह रहे हो, इसके बारे में मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, पर हाँ हमारी ह्यूमिडिटी भी बढ़ी, रेडिएशन भी बढ़ा, ये सभी चीज थार को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अभी नवतपा 25 तारीख से, नवतपा है क्या, ये हम लोगों को समझकर लोगों को समझाएंगे। जब ये इस तरह के स्थान में कई और चीजें। धन्यवाद। अब ऑन ऑफिशियल बात करें।